हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग बात करने वाले हैं विधायिका के बारे में। शासन के आपके 3 अंग थे, आपको पता होगा, शुरुआत में वीडियो में आपने देखा होगा। शासन के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक का नाम था आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको, ठीक। दूसरे का नाम है विधायिका और तीसरे का नाम क्या है? तो यह है न्यायपालिका, जुडिशरी बोलते हैं इसको, ठीक। हम लोगों ने कार्यपालिका को कंप्लीट किया लास्ट वीडियो में महान्यायवादी पढ़ते हुए, ठीक है। अब विधायिका यहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे, ठीक है। विधायिका भी लंबा चलेगा इसमें आपको, ठीक। वो फिर आज की कार्यपालिका वगैरह हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो ये कार्यपालिका में भी केंद्र का कर लिया हम लोग, फिर यहाँ पे करेंगे कौन सा? केंद्र का विधायिका, फिर केंद्र की न्यायपालिका करेंगे, देन उसके बाद राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका उस तरीके से करेंगे, ठीक। वो तो इसको समझना है। इस अंक का आपको मतलब समझ में आता है कि विधायिका का काम होता है विधि निर्माण करने का। तो ये विधि निर्माण करने वाली क्या है? संस्थाएं हैं। और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उसमें यह है केंद्र के स्तर की जो है उसकी बात करेंगे, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका पहला ऊपर में ही क्या? विधायिका। लेजिस्लेचर होगा यहाँ पे आई कर लीजिएगा, लेजिस्लेचर। इसके दो अलग अलग रूप हैं। केंद्र की संघीय विधायिका कहते हैं इसको, और उसका राज्य की विधायिका कहते हैं, ठीक। संघ की विधायिका का एक नाम संसद है, ठीक। और संसद के 3 अलग अलग अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के 3 अलग अलग अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। ये अंगों से मिलकर पूरा बना हुआ है। और यदि इसमें एक बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, संसद के अंग जब पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पर संसद का सदन पूछेगा, क्या पूछेगा? सदन। तो उसमें हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। संसद का यदि सदन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, ठीक। इसमें है राज्य विधायिका में, तो इसके लिए आप यहाँ छोड़ ही दीजिए इसको, ठीक। इसको बाद में समझेंगे, जब हम डिवीजन कर रहे थे तो लिखवा दिए, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इसको हम लोग बाद में फिर से समझेंगे, ठीक। अब नीचे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, तो नीचे आपको मिल जाएगा संघीय विधायिका। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है, संघीय विधायिका के बारे में आपको चर्चा है, जिसमें अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित विषयों की चर्चा है, ठीक है। तो 79 से 122 में संसद से संबंधित विषयों की चर्चा आपको मिल जाएगा। संघीय विधायिका भाग 5। अध्याय की बात करेंगे तो अध्याय 2 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये कि भाग 5 जो है ना, भाग 5, इसके अंतर्गत में 5 अलग अलग अध्याय हैं, ठीक है। भाग 5 में ऐसे जनरली आपसे अध्याय पूछता नहीं है, पर कभी पूछ दे, ठीक है। तो 5 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है इसका, फर्स्ट अध्याय जो है, इसमें आपको मिलेगा कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक। जो इसमें आपका दूसरा अध्याय है उसका नाम है संसद। तीसरा अध्याय है उसका नाम है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। जो आपको इसके अध्यादेश के बारे में पता था उसी के बारे में बात करें, ठीक है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, लेजिस्लेचर पावर ऑफ राष्ट्रपति कह सकते हैं, ठीक है। वो चौथा है जो इसमें आपको मिलेगा संघ की न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका का मतलब क्या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक। तो संघ की न्यायपालिका, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका एक एकात्मक व्यवस्था है, पर ऐसे हम लोग कहने के संदर्भ में जब सरकारी व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो संघ की न्यायपालिका कहते हैं, राज्य की न्यायपालिका कहते हैं। पर न्यायपालिका एक एकात्मक व्यवस्था है। जब स्पेशली आप न्यायपालिका पढ़ेंगे उसमें क्या होगा? एकात्मक व्यवस्था है, जिसमें यह हायरार्की क्या है? सबसे ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसका हाई कोर्ट, उसका ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होता है, ठीक। संघ की न्यायपालिका। ये जो 5वां अध्याय है, 5वां अध्याय मिलेगा आपको किसके बारे में? तो सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के ये लेखा परीक्षक बोलते हैं इसको, ठीक। तो इनके बारे में मिलेगा। तो 5 अलग अलग अध्याय है भाग 5 के अंतर्गत। 1 कार्यपालिका, 2 संसद, 3 हो जाएगा आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, 4 संघ की न्यायपालिका, इस तरीके से, और 5 में हो जाएगा सीएजी। तो ये हमारा संसद क्या है? दूसरे अध्याय में है, तो इसको हमको समझना है, ठीक है। दूसरे अध्याय में है संसद, तो इसको समझना है अपने को, तो देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो हो जाए आपका भाग 5 अध्याय 2, 79 से लेके 122, इसमें आपको मिलेगा किसके बारे में? तो ये संघीय विधायिका के बारे में। पहला है संसद का गठन एवं संरचना। तो इसमें ये पॉइंट लिखा हो कि अनुच्छेद 79 के अनुसार से, 79 के अनुसार से, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को क्या कहा गया? संसद कहा गया, ठीक। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा केंद्र में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है।
तो ध्यान रखिए कि लोकसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है संपूर्ण भारत के लोग का करता है। कैसे? तो लोकसभा के जितने भी सांसद है वो राज्यवार तो सिलेक्शन होता ही है कि हाँ इस राज्य से इतने आए, सीट इतना दिया हो तो इतना चुन के आएंगे, ठीक है, उस तरीके से। पर इसमें जनता सीधे सीधे भागीदारी लेती है, उस तरीके का कोई बॉन्डेशन नहीं देखने को मिलेगा, और जनता सीधे सीधे भागीदारी लेती है, जनता चुनती है उसको, ठीक। जब हम बात करते हैं राज्यसभा के प्रतिनिधि के चुनाव की, ठीक है, तो राज्यसभा के जो सांसद है वो चुने जाते हैं कैसे? उस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ठीक है, उस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक। तो इस संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वो क्या है, ये राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, पर लोकसभा क्या है, देश का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि ये ऐसे भी आप सिंपल समझ लीजिएगा, ठीक है। राज्यों के मामले पे, मुद्दों पे जब भी बात होगा, ठीक है, जैसे आप आगे देखिए कि राज्यसभा का क्या क्या अधिकार है उसमें, तो उसमें ये राज्यसभा का मुख्य भूमिका रहता है, और देश स्तर पे बात होगा तो क्या हो जाएगा, ये लोकसभा का मुख्य भूमिका रहता है, ठीक, उस तरीके का। तो कैसे होगा आगे आप शक्ति वगैरह देखेंगे उसमें समझेंगे, पर इतना ध्यान रखिए कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। और इसमें एक लॉजिक आप तर्क ये दे सकते हैं, ठीक है, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य के ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है, ठीक है। इस कारण से आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि राज्यवार हो रहा है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, कि अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को चुना जाएगा वहाँ से उसके विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो इस कारण से ऐसा कह सकते हैं, ठीक। कुछ भी ना समझ में आए तो अंत आपको याद रखना है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, और लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो नीचे में कि राष्ट्रपति जो होता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति का अपना एक पद है उनका, ठीक, वो संसद के सदस्य के रूप में काम नहीं कर रहे होते। तो फिर मामला क्या है? तो मामला ये है कि जो अभिन्न अंग माना जाता है उनको, क्यों? तो उसके पीछे रीजन, अभिन्न के यहाँ पे स्पेलिंग ऐसे कर लीजिएगा, अभिन्न अंग, ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी संसद का अंग उनको माना जाता है। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि दोनों सदनों से पारित जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ही कोई ये अधिनियम बनेगा, कानून बनेगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो क्या, संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद का अभिन्न अंग है, ठीक। वो जैसे जब भी कोई विधेयक पारित हो रहा हो तो उसको बोलते हैं CAB बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उसको बिल बोलते हैं, ठीक है, बिल बोलते हैं जब विधेयक होता है तो, ठीक है, इसका हिंदी होता है विधेयक। और यही जब पारित हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? एक्ट कहलाएगा, ठीक। यहाँ जो हम CAB लिखे थे, ये बहुत चर्चे में चला था एक समय पे, इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बोलते हैं। और यही जब बन गया तो फिर हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रावधान, तो इस तरीके से जब ये हस्ताक्षर होता है उनका, किसका? राष्ट्रपति जी का, तो उसका वो बिल ये एक्ट के रूप में तब्दील हो जाता है, ठीक। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है क्योंकि उनके द्वारा हस्ताक्षर के बाद ही कोई नियम क्या होता है, सॉरी विधेयक जो होता है वो नियम बन पाता है, ठीक। अब चूंकि हम लोग देख लिए कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना अपने को। लोकसभा और राज्यसभा में पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। इसमें संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा मिलता है, ठीक। राज्यसभा को उच्च सदन या दूसरा चैम्बर भी कहा जाता है, अपर हाउस कहते हैं। व्यवस्था थोड़ा सा वहाँ से चला, ठीक है। जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन दो तरह का सदन है, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड के जो सदस्य थे अपने आप को ऊंचा मानने लगे, और चूंकि वहीं से परंपरा में हमारे यहाँ पे बाकी संसदीय व्यवस्था आया है, तो इसलिए भी हमारे यहाँ पे इस तरीके से कह देते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड है, उच्च सदन है, ठीक। तो उच्च सदन, दूसरा चैम्बर, ठीक है, या आप वरिष्ठों का सभा कह सकते हैं इसको, ठीक, इस तरीके से कह सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? 250 है, ठीक। एक बार ध्यान रखिए कि राज्यसभा के सदस्यों के संदर्भ में जो बातचीत है हमारी चौथी अनुसूची में, कितने, 4th शेड्यूल में मिलेगा आपको चर्चा, ठीक। 4th शेड्यूल के तहत चर्चा है किसके बारे में? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के बारे में, ठीक है। मतलब राज्यसभा में किस राज्य के कितने सदस्य होंगे, इस तरह की चर्चा कहाँ पे मिलेगा आपको? 4th शेड्यूल में मिलेगा, ठीक है। अधिकतम सदस्य की संख्या कितना है? 250 है, पर जो वर्तमान में जो सदस्य कितने हैं? 245 है, ठीक। 250 वर्तमान सदस्यों की संख्या कितने हैं? 245 है। यहाँ पे लिखा कि राज्यसभा का क्या है? एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब ये होता है इसका कभी भी गठन नहीं होता है, ठीक है। जैसे लोकसभा में देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्षों पे विघटित होगा, फिर नया लोकसभा का चुनाव होगा तो नया लोकसभा बनेगा, इस तरीके से। इसमें विघटित नहीं होता है, ये हमेशा चलते रहता है। मतलब ये कि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ सदस्य रहेंगे, ठीक है। जैसे होता है कि 6 वर्षों के सदस्य का चुनाव हुआ, ठीक, तो प्रत्येक 2 वर्षों पे क्या होता है? 1 सदस्य हटते हैं, ठीक। इसका मतलब बाकी लोग तो हैं ही उसमें, ठीक। और फिर इतने लोगों का चुनाव हो जाएगा तो फिर ये हो जाएंगे, तो फिर अगला जब हटेगा तो फिर ये लोग रहेंगे, ठीक, उस तरीके से।
तो हमेशा से सदस्य रहते हैं, कभी विघटित नहीं होता है। लोकसभा में क्या होता है कि एक बार पूरा विघटित होगा, फिर से चुनाव होगा, फिर से वहाँ पे लोग बैठेंगे, नया लोग बैठेंगे, चाहे जो पुराने लोग भी यदि चुन के आ जाते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं, ठीक वैसा। पर यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूटी में चलते रहता है, विघटित पूरा एक तरीके से नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी सदन बोलते हैं, ठीक, परमानेंट हाउस कह देते हैं इसको। अब नीचे में आपको एक डायग्राम के माध्यम से लिखा हुआ है कि सदस्यों का जो बंटवारा है किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, इसको दो भागों में बांटेंगे, 233 और 12। ये क्या है, 233 जो है चुनाव के माध्यम से आते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं, और 12 कहाँ से आते हैं, तो मनोनीत होने के आते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत होते हैं, कहाँ से भी आएगा लिखा हुआ होगा नीचे में, ठीक है ऐसा। अब इसको मान लीजिए कि 250 पूरा है, तो उसको कैसे बांटेंगे, तो 238 और 12 मनोनीत होके आते हैं, ठीक है। और जो आपका 233 है निर्वाचित होगा, और 5 जो है अभी इसको अलॉट नहीं किया गया, मतलब बांटा नहीं गया, ठीक, क्या नहीं किया गया, अलॉट नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला आपका 250 में क्या है, 245, 5, 245 को दो भागों में बांट दिया, 233 और 12 और 5 नॉट अलॉटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 अभी किसी को नहीं मिला है, इतना ही पे चुनाव होता है, इस तरीके से बाकी पे निर्वाचन ये मनोनीत होने का काम होता है। मनोनीत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री जी या मंत्रिपरिषद सलाह देगा अंत तक किसी व्यक्ति को क्या नियुक्त करने के संदर्भ में, तो सदस्य नियुक्त करने के संदर्भ में, ठीक है। कोई व्यक्ति जो समाज, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में अच्छा काम किया होगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को राज्यसभा में लाया जाता है। तो इसके लिए ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये क्या करते हैं, सलाह देते हैं और अंत उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, ठीक है। तो इसको चुनाव प्रक्रिया से इनको गुजरना नहीं पड़ता है मनोनीत सदस्यों को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक राज्य में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य की विशिष्ट के जनसंख्या के आधार पर होता है। तो अलग अलग राज्यों की जनसंख्या होगा, उसी के आधार पर उसका क्या होगा, ये प्रतिनिधित्व होगा कहाँ पे, राज्यसभा में, ठीक, ये बात यहाँ पे। अगला आपका राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता या अर्हता लिखा हुआ है, ठीक। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले बता दिए हैं राष्ट्रपति वाले में, उस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आएगा बात, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक। संविधान के अनुसार क्या है, 80 के अनुसार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये बात हम आपको पहले बताए थे, ठीक है, कि इनका निर्वाचन इस तरीके से होता है। अगला हो जाएगा आपका क्या, इसके बारे में चर्चा है आपका अनुच्छेद 80 तो है ही, अनुच्छेद 80 के आपको 4 में मिल जाएगा चर्चा इसके बारे में कि किस तरीके से निर्वाचन वगैरह होता है उसके बारे में, ठीक। तो 80 4 में रहता है। अगला हो जाएगा आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल में क्या है, देखिए, तो सामान्यतः ये है कि इसका जो कार्यकाल है 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का, 6 वर्षों का। ये एक अस्थायी सदन है, सदस्यों का कार्यकाल, इसका विघटन कभी नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक के सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये होते रहता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होता है, तो उस संदर्भ में आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ए नाम का व्यक्ति है, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के क्या हैं, सदस्य हैं, ठीक। इनका चुनाव हुआ 2024 में, ठीक। अब ये कितने दिन तक रहेंगे, 2030 तक, ठीक, 6 वर्ष 2030 तक रहेंगे, ठीक, सदस्य के रूप में। पर मान लीजिए कि खुदा न खास्ता इनकी 2026 में मृत्यु होगा, ठीक। अब इनके जगह पे जब चुनाव होगा, ठीक, इनके जगह पे क्या होगा, चुनाव होगा, ठीक। अब जब कोई बी नाम का व्यक्ति चुन के आ रहा है, ठीक, तो इनका समय कितना बचा हुआ था, 2026, मतलब 2 साल तो ये जी चुके थे, मतलब ये रह चुके थे संसद सदस्य के रूप में, ठीक। तो इनका समय बचा हुआ था 4 साल, ठीक। तो ये जो बी नाम का व्यक्ति उपचुनाव के माध्यम से जब चुनाव होगा तब यहाँ पे आएगा सदस्य के रूप में इनके जगह पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनको मिलेगा, बी नाम के व्यक्ति को 4 साल ही मिलेगा, ठीक है, काम करने को, इसको 6 साल नहीं मिलेगा। तो पूरा बात ध्यान सुनना है। यदि किसी व्यक्ति सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और उस जगह पे यदि उपचुनाव के माध्यम से
नए सदस्यों को लाया जाता है तो वह सदस्य उतना ही समय तक सदस्य बना रहेगा राज्यसभा का जब तक कि पहले वाले सदस्य का कार्यकाल बचा हुआ था। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा आपका राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। इसके बारे में तो पहला पॉइंट क्या है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। ठीक है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की सीमित शक्ति प्राप्त है। मतलब धन विधेयक के जब भी मामला आएगा, ठीक है, इतना समझ लीजिए। धन विधेयक का मतलब क्या है कि जो पैसा खर्च करने से संबंधित मामला है भारत सरकार का, उसको धन विधेयक कहते हैं। ठीक, इतना समझिएगा, बस सिंपल। बाकी हम धन विधेयक क्या होता है पढ़ेंगे आगे, मनी बिल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आगे पढ़ेंगे जब हमको विधायिका वगैरह वाला, विधायिका में विधेयक वगैरह पढ़ रहे होंगे तब वहाँ पे। तो इसमें क्या आपका हो जाएगा, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, जो राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता वाला मामला है ना, वो 84 के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आर्टिकल, ठीक है, 34। ठीक, तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा की तुलना में क्या होता है, सीमित शक्ति प्राप्त होता है। और इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक पर विचार करके लोकसभा को वापस भेजना होता है। मान लीजिए कि धन विधेयक, एक तो पहली बार धन विधेयक आता है लोकसभा में ही, ठीक है, और जब धन विधेयक लोकसभा में आएगा तो लोकसभा उस पर विचार वगैरह करके अंत उसको पारित करके वह कहाँ भेजेगा, राज्यसभा के पास भेजेगा। ठीक है, राज्यसभा को क्या है कि उसको पारित करके भेजना है। ठीक है, किंतु परंतु कुछ नहीं करना है। अधिकतम राज्यसभा उसको 14 दिनों तक रोक के रख सकता है। ठीक, यदि 14 दिनों के बाद उसको भेजा नहीं जाता है तो ये मान लिया जाता है लोकसभा के द्वारा कि राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया है। ठीक, पहला प्रावधान तो ये। दूसरा ये है कि धन विधेयक में यदि राज्यसभा कोई परिवर्तन करता है तो उस परिवर्तन को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ सिफारिश कर सकता है। सिफारिश में यदि उसको लोकसभा को ठीक लगेगा तो ठीक चेंज हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर वो ऐसा ही रह जाएगा। ठीक, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वापस नहीं भेजा जाता है तो उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, यदि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा में कोई सिफारिश करता है, ठीक है, तो लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, गैर धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास लोकसभा के समान शक्ति होता है, यह बातें लिखा हुआ। ठीक है, यदि आप सामान्य विधेयक होगा ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सामान्य विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक किसी विधेयक को रोक के रख सकता है। ठीक है, ये प्रावधान है, पढ़िए, इसमें 14 दिन तक है। अगला लिखा हो कि राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति। ठीक, राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा पावर इनको क्या क्या मिला उसके संदर्भ में बातचीत किया गया। ठीक है, होता है कि जैसे मान लीजिए कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है राज्यसभा, तो उसके एक एक्स्ट्रा कुछ अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। इसलिए भी क्या कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं। विशिष्ट इसलिए भी है क्योंकि ये अधिकार लोकसभा के पास नहीं है, तो उस संदर्भों में राज्यसभा को थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाने का काम करता है। ठीक, वैसा। तो इसमें देखिए क्या है, पहला पॉइंट आपको जो लिखा हुआ उसमें यह है कि देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए, ठीक है, देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, कौन कौन सा अधिकार है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो अधिकार में ये है आपका कि जो आर्टिकल 249 है, ठीक है, 249, आर्टिकल 249, इसमें प्रावधान ये है कि देखिए राज्य सूची के विषय पे जो हमारा 3 लिस्ट होता है, ठीक है, आपको पता होगा 3 लिस्ट, पूरे देश के स्तर पर जो भी विषय मतलब कानून बनाए जा सकते हैं उसके अलग अलग अपने विषय है, वर्गीकरण है। ठीक है, और उस वर्गीकरण का 3 पार्ट है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, 3 अलग अलग पार्ट है। अब तीनों पे कानून बनाने का जो अधिकार है अलग अलग है। ठीक, संघ सूची पे सिर्फ कानून बनाएगा केंद्र सरकार, राज्य सूची पे कानून बनाएगा राज्य सरकार। ठीक, और जो समवर्ती सूची है इस पे कानून कौन बनाएगा, इस पे कानून बनाएगा कौन, तो ये बनाएगा दोनों। ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों बनाएगा। अब यदि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाना है, ठीक है, तो क्या कहेगा राज्यसभा, यदि ऐसा कुछ कर देता है, ठीक है, तो राज्यसभा यदि उसको पारित कर देता है कि राज्य सूची के इस विषय पर आप कानून बना सकते हैं, तो केंद्र सरकार बनाएगा और उसके लिए राज्यसभा से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। और उसमें परमिशन में क्या है कि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को पारित करवाने के लिए उपस्थित व मतदान करने वाले ये वोटर का 2/3 के बहुमत से यदि पारित कर दे तो क्या हो जाएगा, उस सूची के विषय पर, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है। ठीक, मतलब समझिएगा, आर्टिकल 249 एक अधिकार देता है राज्यसभा के पास कि राज्यसभा
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति संसद को दे सकता है, संसद को दे सकता है, ठीक है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दे सकता है, ठीक। कैसे दे सकता है? तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का 2/3। इसका मतलब क्या हुआ? उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य थे, उनका 2/3 हो जाएगा, ठीक। यदि आपको उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आपको इसी प्लेलिस्ट में, आपको जो पॉलिटी का प्लेलिस्ट है उसमें अलग अलग विशेष बहुमत को पढ़ाया गया, ठीक है। बहुमत के प्रकार होते हैं, उसमें विशेष बहुमत क्या है, ये आपको सामान्य बहुमत क्या है, इस तरीके की बातों आपको वहाँ पर बताया गया है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक। तो 2/3 की मेजोरिटी से क्या करेंगे? पारित करेंगे, और पारित करके संसद को ये अधिकार दे देते हैं, ठीक। इसमें एक दो शर्तें ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि संसद कानून बनाने के लिए जिस पर कानून बना दिया संसद, ठीक है, और उस प्रस्ताव में जो भी बात लिखा हो, ठीक है, मान लीजिए उस प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि ये जो कानून आप बनाएंगे वो 1 वर्ष के लिए चलेगा, ठीक। जब राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार का प्रस्ताव पारित करवा रहा था तो उस प्रस्ताव में एक बात यह भी लिखा हुआ था कि जो आप कानून बनाएंगे, ठीक है, वो 1 वर्ष तक चलेगा, या जितना भी चलेगा उससे पहले लिखा हुआ था, ठीक, वो तो उतना ही वर्षों तक चलेगा, ठीक है। उतना दिन के बाद वो कानून समाप्त हो जाएगा। यदि उसको आगे भी लागू करना है तो अवधि 1 वर्ष की जो अवधि है उसको समाप्त होने से पहले राज्यसभा में फिर से अनुमोदन करवाना होगा उसी बहुमत के आधार पे, और फिर उसको 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब वापस से अनुमोदन करके उसको बढ़ाएंगे तो 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष अधिक नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि दोबारा अनुमोदन नहीं हुआ और समाप्त हो गया ये कानून, ठीक, तो 1 वर्ष की समाप्ति से, मान लीजिए कि 1 वर्ष का वहाँ पर प्रस्ताव में लिखा हुआ था कि 1 वर्ष आगे भी चलेगा नियम, ठीक। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद यदि उसका अनुमोदन नहीं होता है तो 6 माह तक ही वो क्या रहेगा, ये बना हुआ रहेगा, और अंत उसका प्रस्ताव खत्म हो जाएगा, नियम खत्म हो जाएगा, ठीक। 1 वर्ष में प्रस्ताव में लिखा हुआ 1 वर्ष तक लागू रहेगा। 1 वर्ष के अंदर में यदि आप उसको अनुमोदन नहीं करवाते हैं तो वापस से वो क्या रहेगा, वर्ष की समाप्ति के बाद 6 महीने तक रहेगा और स्वतः समाप्त हो जाएगा वो नियम जो कि राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा बनाया गया था वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक विशिष्ट अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास ये है कि 249 का प्रयोग करके वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकता है। और ये क्यों देता है, आप पहले बता दिए थे आपको कि राज्यसभा चूंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, तो उसमें ये निहित रहता है कि राज्य के साथ कोई गलत ना हो, ठीक है। तो देगा तो अपना सोच समझ के देगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं और पारित होने का मतलब क्या है कि अलग अलग राज्यों के लोगों को सहमति है, तो इसलिए वो पारित हो पाएगा। नहीं सहमति होगा तो नहीं पारित हो पाएगा, ठीक। इस तरीके से अगला हो जाएगा आपका अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में ये प्रावधान है, ठीक है, कि राज्यसभा यदि चाहे तो उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से कोई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का बात कर सकता है, ठीक है। 312 में प्रावधान ये है कि एक ऑल इंडिया सर्विस होता है। क्या होता है? ऑल इंडिया सर्विस, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं। और इस सेवा का मतलब, अखिल का मतलब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा तो ऑल लिखा हुआ, तो इसका मतलब अखिल का मतलब है पूरे स्तर पे, पूरे देश के स्तर पे, ठीक है। तो इस तरह का सेवा में जो भी लोग नियुक्त होंगे वो पूरे देश में कहीं पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप डीएम को देखते हैं कि बिहार का कोई डीएम है, जो बिहार का कोई व्यक्ति जो डीएम बना, आईएएस बना, ठीक है, आईएएस के बना, अब वो किसी भी राज्य में काम कर रहा है, ठीक है, वो कहीं तमिलनाडु में काम कर रहा है, कहीं केरल में काम कर रहा है, इस तरीके से। तो इस सेवा के तहत जो नियुक्त व्यक्ति होगा वो किसी भी राज्यों में काम कर रहा होता है, पूरे देश में कहीं पे भी काम कर रहा होता है, ठीक, वैसा। तो इस तरह की सेवा को क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं। अब होता क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि क्यों ये अधिकार राज्यसभा को दिया गया, ठीक है। तो इसमें मामला ये है कि राज्य, यदि मान लीजिए कि केंद्र सरकार, यदि ये प्रावधान नहीं होता राज्यसभा के पास, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, तो केंद्र सरकार क्या करता? अखिल भारतीय सेवा का सृजन करता अपने स्तर पे, और करने के बाद इस अधिकारी को, जो उसके तहत नियुक्त होते अधिकारी, नया सेवा का सृजन करता, तो उसके तहत जो नियुक्त होते अधिकारी उसको किसी राज्य में भेज देता और उस राज्य को कंट्रोल करवा लेता उससे, ठीक है, अधिकारी से। तो इस तरीके का प्रावधान जानबूझ के किए ताकि राज्यों का जो संघात्मक व्यवस्था है वो नुकसान ना पहुंचे उसको, ठीक, इसलिए। अब यदि जैसे जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं कहीं ना कहीं राज्य में तो काम कर रहे होंगे, ठीक है,
और जनरली होता ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ये अपॉइंट किया है, ठीक है, और उसको हटाने का अधिकार भी उसी के पास है, राष्ट्रपति के पास होता है। पूरा यूपीएससी मामला जाता है और अंतर्राष्ट्रपति उसको हटाते हैं, ठीक। वैसे तो यदि वो अपॉइंट किए हैं, ठीक, तो अपॉइंट किए हैं तो फिर उसके पास एक होता है कि लोग जो सहानुभूति प्रकट करते हैं केंद्र सरकार के प्रति कि भाई उसके हिसाब से काम करना, तो राज्यों का तो संघात्मक ढांचा का नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि भाई राज्यसभा, जब ये अखिल भारतीय सभा का ये जो अखिल भारतीय सेवा है नया बनाने की बात होगा, तो राज्यसभा यदि अधिकार देगा तभी बनेगा। अधिकार क्या है? 2/3 मेजोरिटी 312 के तहत ये लिखा हुआ, ठीक। अभी तक 3-4 बने हुए, ठीक है। जैसे आपको तो पहले से आईपीएस और आईएएस पहले से था ही, ठीक है। उसका 3 और बनाएगा, उसको बोलते हैं भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, ठीक। उसका बोलते हैं भारतीय वन सेवा, और एक था भारतीय चिकित्सा सेवा। तो ये बनाया गया, परंतु वो लागू नहीं हुआ। वर्तमान में जो लागू है वो उसमें से एक लागू हुआ, भारतीय वन सेवा लागू हुआ, और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय चिकित्सा सेवा अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो 3 है हमारे पास। तो आईएएस तो पहले से ही था, पहले से शुरू से ही। आईपीएस हो गया, और एक जो इधर 3 बना था उसमें से एक था आईएफएस, ठीक। तो अभी वर्तमान में ये 3 लागू है, ठीक है। तो इसमें से जो लास्ट में बना था उसमें से ये लागू है, बाकी जो 2 है वो लागू नहीं हुआ, ठीक। तो ये 312 के तहत क्या है? राज्यसभा के पास अधिकार है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अगला आ जाएगा राज्यसभा का अन्य अधिकार क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो अन्य अधिकार में हो जाएगा आपका आपातकाल की अवधि 1 माह से अधिक है तो, और इस दौरान लोकसभा विघटित है तो आपातकाल की अवधि आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए आपातकाल की अवधि को बढ़ाना है तो उसमें प्रावधान ये रहता है कि अनुमोदन करवाना होता है संसद के दोनों सदनों से। तो इसमें यह कहा गया है कि यदि लोकसभा का विघटन हो गया है तो ऐसा नहीं है कि हाँ उसका राज्यसभा का कोई वैल्यू नहीं होगा, राज्यसभा से आपको बात करना पड़ेगा यदि लोकसभा का विघटन हो गया है फिर भी, ठीक। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं, ये बात आपको दिखाया गया, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ पे आता है? तो राज्यसभा में लाया जाता है। ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं उपराष्ट्रपति पढ़ाते हुए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका पॉइंट ये है कि विविध है। विविध में लिखा हुआ है कि पहली बार राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो ये हुआ है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक। जब पहली बार 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया, ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया, तो इसका जो नाम था वो राज्य परिषद नाम था। क्या नाम था? राज्य परिषद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक। जब पहली बार 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया तो इसका नाम था राज्य परिषद। ये सवाल ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए क्योंकि हर जगह पे राज्यसभा रहता है, ठीक है, पर फिर भी कोई जानबूझ के पूछ ले, ठीक है। तो वो इसका जो नाम बदला गया है वो कब बदला गया? तो 23 अगस्त 1954 को 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ राज्य परिषद के नाम से, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं इसको, और 23 अगस्त 1954 को क्या हुआ? इसका नाम बदला गया है राज्यसभा के रूप में, ठीक है। इसका नाम रखा गया राज्यसभा 23 अगस्त 1954 को, ठीक। ये ध्यान रखिएगा अपना। अगला हो जाएगा आपका राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति होता है, इसके पद पर उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, राज्यसभा में अधिकारी के रूप में 2 लोग होते हैं, एक है आपका सभापति, ठीक, सभापति, और एक होता है आपका उपसभापति। तो एक हो जाएगा आपका सभापति, दूसरा हो जाएगा उपसभापति। 2 अधिकारी इसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेयरमैन बोलते हैं सभापति को, ठीक है, चेयरमैन, और इसको बोलते हैं डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक, ये बोलते हैं। सभापति कौन होते जानते हैं? कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे काम कर रहा होगा वही क्या हो जाएगा? सभापति हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उपसभापति का चुनाव संसद के उसी सदस्य में, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है, तो वो उपसभापति बनते हैं। दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो क्या होगा? अंत वहाँ पे प्रक्रिया चलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक। जैसे मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति नहीं है, ठीक है, तो उपसभापति क्या करेगा? राज्यसभा का संचालन करेगा। तो ये अधिकारी का काम क्या है? राज्यसभा का संचालन करना, ठीक। तो वो करते हैं, एक के नहीं रहने पर एक करते हैं, इस तरीके से काम होता है।
सभापति सदन में पहली बार मतदान नहीं करता है, ये उपसभापति के लिए भी लागू होता है। यदि मान लीजिए कि उपसभापति वहाँ पे पद पे बैठा हुआ, ठीक है, पीठासीन है। पीठासीन का मतलब होता है जिस जगह पे ये सभापति या ये उपसभापति बैठ सकते हैं वो जगह, ठीक है। तो पीठासीन है तो पहली बार मत नहीं करेगा, मत जब बराबर हो जाएगा तो उन स्थितियों में मत करता है, ठीक। सभापति या उपसभापति पहली बार मत नहीं करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सभापति यदि पद पे बैठा हुआ है तो मतदान पहली बार में नहीं करेगा, मत बराबर होने की स्थिति में करेगा, ठीक। अब उस दौरान उपसभापति यदि कहीं पे बैठा हुआ, सदन में बैठा हुआ, ठीक है, जैसे कुर्सी जो है जिस पर संचालन करने का काम होता है उस पर यदि सभापति बैठे हुए, मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आज जाहिर सी बात है कि उपसभापति कहाँ होगा, सदन में होगा, ठीक। तो उस दौरान क्या वो मत कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वो व्यक्ति पीठासीन होगा उपसभापति, ठीक है, तो उस दौरान क्या हो जाता है कि वो मत बराबर होने की स्थिति में करता है, ऐसे नहीं करता है मत, ठीक। अगला हो जाएगा सभापति का मत क्या होता है, निर्णायक मत होता है, ये सब बात आपको लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे। अब नीचे में आपको क्या दिया होगा, अलग अलग राज्यों में किन किन राज्यों में किस तरीके से प्रावधान है, किसके बारे में, तो राज्यसभा के सीट के बारे में। सबसे अधिक जनसंख्या जो है आपका तो उत्तर प्रदेश का तो है ही, और उसके बाद सबसे अधिक सीट भी इसको मिला है। तो उत्तर प्रदेश को मिला है 31, महाराष्ट्र को 19, तमिलनाडु को 18, और इधर हो जाएगा आपका एक बीच में नीचे आ गया बेकार में, ठीक है। नहीं तो जनरली क्या है कि आपका जो सजाया गया है वो सीक्वेंस वाइज है, वो सीक्वेंस वाइज का मतलब क्या, नंबर के बेस पर कि किसका नंबर अधिक है, तो अधिक से कम की ओर गया हुआ, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश 11 यहाँ पे आ गया, बिहार और पश्चिम बंगाल 2 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक 12, देन आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों का क्या है, तो ये आपका तीनों का है 11-11 है, ठीक है। उड़ीसा राजस्थान का ये 10-10 हो जाएगा आपका, तो उड़ीसा के पास 10, राजस्थान के पास 10, केरल के पास आपका 9 है, ठीक है। तेलंगाना की बात करेंगे आप तो इसमें हो जाएगा आपका 7, पंजाब का 7, असम का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। सब याद करने वाला आप याद कर लीजिएगा, PDF से फ्री मिलेगा। तो उसके बाद यदि बात करिए नीचे में तो झारखंड हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 3, और उसके बाद जो जितना ही बचा हुआ है उसमें से आपका सब 1-1 है, ठीक। एक हो जाएगा गोवा आपका, गोवा में हो जाएगा 1, नागालैंड 1, अरुणाचल प्रदेश 1, मणिपुर 1, मिजोरम 1, त्रिपुरा 1, मेघालय 1, ठीक है। और इस तरीके से सिक्किम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये सिक्किम 1। तो आपको यदि उत्तर पूर्वी राज्यों का याद करना तो उसमें याद करने की कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करेंगे उसमें याद करने के लिए कुछ भी नहीं है अपने पास, ठीक। देखिए कैसे, ये आप मान लीजिए कि उत्तर पूर्वी राज्यों का एक डायग्राम, ठीक ठीक, ये आपका डायग्राम है। यहाँ पे एक मेघालय हो गया, ये आपका सिक्किम हो गया, और बीच में ये आपका असम हो गया। मान लीजिए ये असम है आपका चित्र, ठीक है। तो असम के पास 7 है, ठीक, 1 इसका, उसका जितना भी है सबको 1-1 मान लेना, 1-1, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 1, मणिपुर 1, मिजोरम 1, ठीक है, पूरा मिजोरम 1, त्रिपुरा 1, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ठीक है। इस तरीके से 7 मतलब जो 7 है उसके पास क्या है 1-1 है, सिर्फ एक असम जो है इसके पास क्या है तो 7 है, ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो इधर वाला तो बिल्कुल भी याद ही नहीं करना अपने को, ठीक। अगला हो जाएगा आपका सिक्किम हो गया, नीचे में हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के पास 3 है, पुडुचेरी के पास 1 है, और जम्मू कश्मीर के पास कितना सीट है 4 सीट है। और इस तरीके से पूरा सीटों का बंटवारा आपको कितना मिल जाएगा 245 नहीं 233 हो जाएगा, क्योंकि 212 तो क्या है मनोनीत सदस्य आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो ठीक ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, बाय।